हेलो एवरीवन, आप सभी का MPPSC स्टडी IQ पर बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। और मैं हूं हरी सिंह राजपूत और आपके लिए लाया हूं वॉर क्रॉनिकल सीरीज़ में एक नया वॉर। और आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं नर्मदा के युद्ध के बारे में। नर्मदा का युद्ध कब हुआ था, नर्मदा का युद्ध किन लोगों के मध्य हुआ था, किन राजाओं के मध्य हुआ था और नर्मदा के युद्ध का क्या परिणाम निकला, इन सभी पहलुओं पर आज मैं चर्चा करने वाला हूं। हमारे पिछले जो वीडियो थे उनको आपने बहुत लाइक किया है, बहुत पसंद किया है और इसीलिए ये जो सीरीज़ है जिसमें मैं आपको भारत के सभी महत्वपूर्ण युद्धों के बारे में बताने जा रहा हूं। और आज आप देख सकते हैं हमारा टाइटल है नर्मदा का युद्ध, जब उत्तर का सम्राट टकराया दक्षिण के सम्राट से। तो यानी ये जो युद्ध है दो ऐसी शक्तियों के मध्य लड़ा गया था। एक शक्ति जिसने संपूर्ण उत्तर भारत को रौंद डाला था और दूसरी शक्ति जो संपूर्ण दक्षिण भारत पर अपना आधिपत्य जमाए हुए थी। तो ये जो टकराहट है वो इसी बात को लेकर थी कि आखिर पूरे भारत पर क्यों हमारा शासन नहीं है। तो आइए चर्चा करते हैं नर्मदा के युद्ध की और नर्मदा का युद्ध देखते हैं किस किस के मध्य हुआ, किस तरीके से हुआ। आइए हम लोग चर्चा करते हैं। पहले मैं आपको थोड़ा सा बेसिक यहाँ पर बता देता हूँ कि नर्मदा का युद्ध कब हुआ, किस किस के मध्य हुआ, फिर हम एक डायग्राम के थ्रू पूरी स्टोरी को समझेंगे। देखिए, अगर मैं नर्मदा के युद्ध की बात करता हूँ तो नर्मदा का जो युद्ध है वो चालुक्य वंश के राजा जिनका नाम था पुलकेशन द्वितीय, जिन्हें मैं दक्षिण का सम्राट कह रहा हूँ, और पुष्यभूति वंश के महान राजा हर्षवर्धन के बीच भारत में नर्मदा नदी के तट पर हुआ था। और इसमें मैं एक टाइमलाइन को हाईलाइट करने वाला हूं। इस टाइमलाइन को आपको अच्छे से याद रखना है। देखिए, नर्मदा के युद्ध को लेकर बहुत सारे इतिहासकार अपना अलग अलग टाइम बताते हैं। कुछ कहते हैं 612 ईस्वी में हुआ था, कुछ लोग कहते हैं ये 634 ईस्वी में हुआ था। लेकिन नए रिसर्च और नए अभिलेख जो इसके बारे में जानकारी देते हैं वो इसका सही समय बताते हैं कि यह युद्ध लगभग 618 या 619 ईस्वी के मध्य हुआ था। तो 618 619 ईस्वी यानी AD के मध्य जो है वो ये युद्ध लड़ा गया था। याद रखिएगा, इस युद्ध का नाम क्या है? नर्मदा का युद्ध। तो नर्मदा का युद्ध कब लड़ा गया था? याद रखना आपको, 618 और 619 ईस्वी के मध्य। किन पक्षों के मध्य लड़ा गया? पुलकेशन द्वितीय और हर्षवर्धन के मध्य। अब ये युद्ध हुआ कैसे, युद्ध क्यों हुआ, इन सभी कारणों को मैं एक डायग्राम के माध्यम से समझाता हूं। और मुझे यकीन है कि जब आप डायग्राम में इसको समझ लेंगे तो आपको सभी सवालों का जवाब मिल जाएगा। चलिए हम लोग एक छोटा सा चार्ट के माध्यम से समझते हैं। देखिए, ये वो दौर है जहां पर सबसे पहले मैं आपको दोनों शासकों के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ में इंट्रोडक्शन दे देता हूं। इसके लिए ज़रूरी है कि हम दोनों राज्यों के बारे में थोड़ा सा बेसिक सा आप ध्यान से सुन लीजिए। देखिए, एक रिवर है और आप उस रिवर से भली भांति परिचित हैं। उस रिवर का नाम है नर्मदा। नर्मदा नदी की एक विशेषता है कि भारत को दो भागों में बांटती है प्राकृतिक रूप से। एक भाग कहलाता है जो इसके उत्तर में है, नर्मदा का जो उत्तरी भाग है इसे जनरली हम लोग उत्तर भारत के नाम से जानते हैं। आप इसको अभी ऐसे ही समझ लीजिएगा। तो ये है हमारा उत्तर भारत। तो नर्मदा नदी के ऊपर वाला भाग क्या कहलाता है? उत्तर भारत। और नर्मदा नदी के नीचे वाला जो भाग है वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है दक्षिण भारत। तो पहला तो आपको यही याद रखना है, उत्तर भारत और दक्षिण भारत के बीच में विभाजक का काम करती है नर्मदा नदी। आई होप आपको ये बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब जब उत्तर भारत का, इस समय उत्तर भारत में जो शक्ति का केंद्र था वो एक जगह थी जिसका नाम था कन्नौज। और इस समय कन्नौज के जो सम्राट थे, कन्नौज के जो शासक थे, उनका नाम था हर्षवर्धन, जो कि वर्धन वंश के एक महानतम शासक थे। हर्षवर्धन का जो टाइम पीरियड है वो लगभग 606 से लेके 647 AD तक रहा था। हर्षवर्धन जिनकी कहानी किसी हीरो की कहानी से कम नहीं है, हर्षवर्धन जिनकी कहानी किसी पुरानी फिल्म की स्टोरी से कम नहीं है। कौन है हर्षवर्धन? थोड़ा सा हम लोग चर्चा कर लेते हैं यहाँ पर। देखिए, हर्षवर्धन के जो पिता हैं उनका नाम था प्रभाकर वर्धन, माफी चाहता हूँ। माता का नाम था यशोमती। उनके भाई का नाम क्या था? उनके एक बड़े भाई थे जिनका नाम था राजवर्धन, और उनकी एक बहन थी जिनका नाम था राजश्री। थोड़ी सी हम लोग बात करेंगे, बात इसलिए भी करना जरूरी है जिससे आपको स्टोरी थोड़ी से समझ में आ जाएगी। तो इस समय कन्नौज में एक शक्तिशाली राजा का शासन था जिनका नाम हर्षवर्धन है। हर्षवर्धन वर्धन वंश के महानतम शासक थे।
इनके पिता की मृत्यु हुई 605 में, और 605 में जब इनके पिता की मृत्यु हुई तो इनकी माँ जो है उनके साथ ही सती हो गई, यानी माता पिता दोनों एक साथ चले गए 605 में। उसके बाद राजा बना बड़ा भाई जिनका नाम था राज्यवर्धन, लेकिन राज्यवर्धन की हत्या कर दी थी बंगाल के गौड़ शासक शशांक ने। शशांक ने जब राज्यवर्धन की हत्या कर दी तो 606 में हर्षवर्धन गद्दी पर बैठे और इनके सामने 2-3 चुनौतियां थी। पहली चुनौती थी अपने भाई की मृत्यु का बदला लेना, लेकिन उससे भी बड़ी चुनौती थी कि अपनी बहन को बचाना, क्योंकि इनकी बहन को मालवा के शासक देवगुप्त ने बंदी बना रखा था। एक्चुअली में जो मालवा का शासक है देवगुप्त और बंगाल के गौड़ शासक शशांक दोनों दोस्त थे, और मालवा के शासक देवगुप्त ने कन्नौज पर आक्रमण कर वहां के जो राजा थे ग्रहवर्मा। अब इस स्टोरी को समझने के लिए आपको पूरी स्टोरी सुननी पड़ेगी, क्योंकि इसमें वरना आप कंफ्यूज हो सकते हैं और मेरे इस वीडियो बनाने का कोई मतलब नहीं निकलेगा। बेसिकली हर्षवर्धन की जो पहली राजधानी थी, इससे पहले ये जो लोग शासन करते थे वो थानेश्वर पे शासन करते थे। थानेश्वर हरियाणा में है और थानेश्वर इनका मेन राज्य था, लेकिन बाद में क्या हुआ था, इन्होंने अपनी जो राजधानी है वो किसको बना ली थी, कन्नौज को बना ली थी। क्यों बना ली थी? क्योंकि कन्नौज के जो राजा थे ग्रहवर्मा, वो राजश्री के पति थे, यानी राजश्री और ग्रहवर्मा हर्षवर्धन के जीजाजी और बहन थे। हुआ ये कि मालवा के शासक देवगुप्त ने कन्नौज के राजा ग्रहवर्मा की हत्या कर दी और राजश्री को बंदी बना लिया। तो हर्षवर्धन के सामने 2 चुनौतियां थी, एक अपनी बहन को मालवा के शासक देवगुप्त की कैद से बचाना, और दूसरी चुनौती थी अपने भाई राज्यवर्धन के हत्यारे बंगाल के गौड़ शासक शशांक को पराजित करके उससे अपने भाई की मृत्यु का बदला लेना। तो कुल मिलाकर हर्षवर्धन ने ये सब किया और हर्षवर्धन ने संपूर्ण उत्तर भारत पर अधिकार कर लिया। और जब हर्षवर्धन ने संपूर्ण उत्तर भारत पर अधिकार कर लिया तो उन्होंने इस समय अपनी राजधानी जो बनाई थी वो बनाई थी, याद रखेगा, कन्नौज, और थानेश्वर की जगह पर उन्हें भारतीय इतिहास में कन्नौज के सम्राट के नाम से जाना जाता है। तो कन्नौज के सम्राट है हर्षवर्धन, पिता का नाम प्रभाकर वर्धन, माँ का नाम यशोमती, भाई का नाम राजवर्धन, बहन का नाम राजश्री। कन्नौज उनकी राजधानी है। संपूर्ण उत्तर भारत को जीत लिया और सम्राट के नाम से प्रसिद्ध हुए सम्राट हर्षवर्धन। उत्तर भारत के, अगर ये पूछा जाए कभी कि उत्तर भारत का अंतिम हिंदू सम्राट कौन था, तो वो हर्षवर्धन ही थे, क्योंकि इसके बाद किसी ने इतने बड़े साम्राज्य को नहीं जीता। अब हर्षवर्धन के मन में एक कसक थी कि संपूर्ण उत्तर भारत का तो मैं शासक बन गया, लेकिन दक्षिण भारत पर मेरा अधिकार क्यों नहीं है। तो इस समय दक्षिण भारत में भी कौन है, आइए मिल लेते हैं। दक्षिण भारत में इस समय एक राज्य था और इस राज्य का नाम था वातापी। यहाँ पर कर्नाटक में एक राज्य था, इसका नाम था वातापी, ये वर्तमान में कर्नाटक में। और इस राज्य का जो राजा था, इस राज्य के राजा का नाम था, चालुक्य वंश का महान राजा था जो पुलकेशन सेकंड। पुलकेशन सेकंड, और पुलकेशन सेकंड के बारे में भी हम जान लेते हैं। देखिए, वातापी में पश्चिमी चालुक्यों का शासन था, जिन्हें हम चालुक्यों के नाम से जानते हैं। तो चालुक्य वंश का एक शक्तिशाली शासक था जिसका नाम पुलकेशन सेकंड था, और इसने क्या कर रखा था, कर्नाटक और महाराष्ट्र वाले बॉर्डर पे अधिकार कर रखा था। यानी कर्नाटका और महाराष्ट्र वाला सारा रीजन जो है वो वातापी के चालुक्य राजा पुलकेशन सेकंड के अधिकार में आता था। और इन्होंने दक्षिण भारत के राज्यों को भी जीतकर कहीं ना कहीं इन पर अपना अधिकार करके यहाँ के राज्यों को जीतकर अपना दावा प्रस्तुत किया, और इस प्रकार दक्षिण भारत में एक बड़े शासक के तौर पर पुलकेशन सेकंड प्रसिद्ध था। अब ये लड़ाई 2 सम्राटों के मध्य होने वाली, एक जो दक्षिण भारत का सबसे बड़ा शासक है पुलकेशन द्वितीय, और एक जो उत्तर भारत का सबसे बड़ा शासक है जिसका नाम हर्षवर्धन है। अब दोनों की जो सीमा है, दोनों के बीच में जो सीमा रेखा है वो एक नदी थी जिसका नाम था नर्मदा नदी। हर्षवर्धन के मन में एक कसक थी कि मैंने संपूर्ण उत्तर भारत को जीत लिया, और क्यों ना मैं संपूर्ण दक्षिण भारत को जीतकर पूरे भारत का सम्राट बन जाऊं। हर व्यक्ति की इच्छा होती है, और इसी क्रम में हर्षवर्धन क्या करते हैं कि हर्षवर्धन ने अपनी सेना को आदेश दिया कि कन्नौज से दक्षिण भारत की तरफ हमला करो। अब जब वो अपनी सेना लेकर दक्षिण भारत की तरफ बढ़े तो पुलकेशन की जो सेनाएं हैं, पुलकेशन की सेनाओं ने यहीं पर उन्हें नर्मदा के तट पर रोक लिया, और दोनों सेनाओं के बीच जो है नर्मदा का युद्ध हुआ, जिसे मैं अपने टॉपिक में या आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। दोनों के बीच में एक युद्ध लड़ा गया भारतीय इतिहास का खतरनाक, जिसका नाम है नर्मदा का युद्ध। और नर्मदा के युद्ध में वो हुआ जो नहीं होना चाहिए था। दोनों ही शक्तिशाली थे, दोनों ही ताकतवर थे, लेकिन फिर भी इसका जो रिजल्ट है वो जाता है पुलकेशन सेकंड के पक्ष में। तो पुलकेशन सेकंड इस युद्ध को जीत जाते हैं, और हम लोग इसमें 2-3 चीज़ों की चर्चा करते हैं। आइए जरा ध्यान से सुनना और समझने का प्रयास करना। जैसे कि आपने एक और चीज़ पढ़ी होगी, नर्मदा नदी 2 पर्वतों के मध्य बहती है। एक पर्वत है जिसको हम लोग बोलते हैं विंध्याचल, जो
विंध्याचल माउंटेन रेंज, ये विंध्याचल मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए। और एक पर्वत है जिसको बोला जाता है सतपुड़ा, करेक्ट, ये सतपुड़ा हो गया। ये कौन सा हो जाएगा, विंध्याचल, और नीचे वाला हो जाएगा सतपुड़ा। ध्यान से सुनिएगा इस बात को, ठीक है। अगर कभी ये पूछा जाए कौन सा पर्वत है जो भारत को 2 भागों में विभाजित करता है, तो वो विंध्याचल है। अगर नदी पूछी जाए तो नर्मदा है, नर्मदा दोनों पर्वतों के मध्य बहती है। जब हर्षवर्धन अपनी सेना लेकर दक्षिण की तरफ बढ़ा, अब हम इसको एक ऐसे देख लेते हैं, जैसे मान के चलिए नर्मदा रिवर है, ठीक है, और नर्मदा रिवर से पहले कौन से पर्वत आपको बताए हैं, विंध्य पर्वत। तो यहाँ पर जो पर्वत श्रृंखलाएं फैली हैं, उन पर्वत श्रृंखलाओं का नाम क्या है, विंध्य पर्वत या विंध्याचल पर्वत के नाम से इनको जाना जाता है। तो संभवतः हर्षवर्धन अपनी सेनाएं लेकर यहाँ से आया होगा, ये कन्नौज है, और कन्नौज से जब वो अपनी सेनाएं लेकर दक्षिण की तरफ बढ़ा हर्षवर्धन, तो उसकी सेनाओं में बड़े बड़े हाथी भी थी, मतलब हाथियों की सेना भी थी। तो जब वो विंध्य पर्वत की इन कंदराओं के बीच पहुंचा, तो इन पर्वतों में हाथी नहीं निकल सकते थे उस समय। क्या नहीं हो सकता था, हाथी नहीं निकल सकते थे, क्योंकि वो हाथी विशाल थे, इसीलिए उसे अपने हाथियों को यहाँ पे छोड़ना पड़ा, और वो इन विंध्य पर्वतों को पैदल करके पार करता है, और पैदल सेना के साथ नर्मदा नदी के तट पर पहुँचता है। और इसी समय उसका सामना करने के लिए दक्षिण भारत से कौन मौजूद था, तो याद रखिएगा पुलकेशन सेकंड, जो कि चालुक्य वंश का एक शक्तिशाली शासक था। पुलकेशन सेकंड भी यहाँ गया, और इस नदी के किनारे, जिसका नाम मैंने आपको बताया नर्मदा, इस नदी के किनारे जो है दोनों सेनाओं के मध्य एक भयंकर युद्ध हुआ, जिसे हमने इतिहास का कौन सा युद्ध कहा है, याद रखिएगा। ये जो युद्ध लड़ा गया इस नदी के किनारे, इस युद्ध का नाम था नर्मदा का युद्ध। नर्मदा के युद्ध का जो वर्तमान सही समय माना जाता है, वो आपको याद रखना 618 और 619 याद रखना है। 618 और 619 ईस्वी में ये युद्ध लगभग लड़ा गया, क्योंकि इसके कुछ नए अवलेख मिले हैं जिनसे इस बात की जानकारी होती है कि युद्ध इस समय लड़ा गया। इसमें क्या होता है कि हर्षवर्धन की हार होती है, कन्नौज का जो शासक है हर्षवर्धन हारता है और यहाँ से वापस लौट जाता है। याद रखिएगा, जीत किसकी होती है, जीत होती है चालुक्य शासक पुलकेशन सेकंड की। और पुलकेशन सेकंड ने जीतने के पश्चात अपने नाम के आगे लगा दिया था परमेश्वर, अर्थात परमेश्वर की उपाधि जो है पुलकेशन सेकंड ने धारण की थी। तो ये जो लड़ाई है वो बहुत ही महत्वपूर्ण थी। ये जो लड़ाई थी वो उत्तर और दक्षिण भारत के मध्य जो है, उत्तर भारत के सम्राट और दक्षिण भारत के सम्राट के मध्य थी, जिसमें पुलकेशन द्वितीय को सफलता मिली। अब आपका एक सवाल हो सकता है कि आखिर ये लड़ाई हुई क्यों, नंबर 1। नंबर 2, एक सवाल ये हो सकता है कि इसके बारे में जीत की जानकारी कहाँ से मिलती है कि इन दोनों के मध्य लड़ाई हुई। तो पहले हम कारण की चर्चा करते हैं। कारण आप इस डायग्राम में ही समझ सकते हैं कि हर्षवर्धन ने जब संपूर्ण उत्तर भारत को जीता था, तो इस समय गुजरात वाला जो हिस्सा है ना, यहाँ पर चालुक्यों का उनका शासन था। गुजरात में एक डायनेस्टी शासन करती थी, उसका नाम था वल्लभी का मैत्रक वंश। यहाँ पर वल्लभी जो गुजरात में है, वहाँ पर मैत्रक वंश शासन करता था, और मैत्रक वंश पर उसने अधिकार कर लिया था। तो गुजरात और महाराष्ट्र वाला जो इलाका है वो कहीं ना कहीं हर्षवर्धन के अधिकार में आ गया था। और जैसे ही गुजरात और महाराष्ट्र के बॉर्डर से हर्षवर्धन की सीमा लगने लगी, तो नीचे जो है वो चालुक्यों की सीमा लगती थी, यानी पुलकेशन द्वितीय की। और इसी वजह से दोनों सीमावर्ती हो गए और दोनों के मध्य जो है संघर्ष ज़रूरी हो गया। तो ये संघर्ष इस प्रकार होता है। अब इसमें तीसरी खास बात है कि मैंने आपको यहाँ पर हर्षवर्धन के बारे में तो बता दिया, पुलकेशन द्वितीय के बारे में भी थोड़ा मैं आपको बता दूं। पुलकेशन द्वितीय चालुक्य वंश का सबसे महान शासक था, ये आपको याद रखना है। चालुक्यों में जितने भी राजा हुए उन चालुक्य वंश में सबसे महान राजा था, सबसे शक्तिशाली राजा था। और इसकी एक और ख़ास बात है कि इसने अपने चाचा मंगलेश की हत्या कर जो है वो गद्दी प्राप्त की थी, और इसने दक्षिण भारत में जो है चालुक्यों का विस्तार किया था। अब जब ये युद्ध होता है तो इस युद्ध में पुलकेशन की जीत ने उसे और ज़्यादा शक्तिशाली बना दिया, उसे और ज़्यादा जो है वैभवशाली बना दिया। इन दोनों के मध्य हुए युद्ध की जानकारी हमें कुछ अभिलेखों से मिलती है, जिनका मैं जिक्र करना चाहूँगा। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट अभिलेख है, फिर मैं आपके सामने जो पीपीटी में लिखा है वो भी पढ़ के बता दूंगा। और आपको बताना है कि देखिए, एक अभिलेख हमको मिला है, और इस अभिलेख का नाम बहुत ही फेमस है, आपने नाम सुना होगा, ऐहोल प्रशस्ति अभिलेख। ऐहोल प्रशस्ति अभिलेख कर्नाटक से मिला है। कर्नाटक का एक शहरी है, एक नगर ही है जिसको ऐहोल बोलते हैं, जिसे मंदिरों का नगर कहा गया है। ये कर्नाटक से मिला है। इसकी खास बात है क्या है, जान लीजिए। इसकी खास बात यह है
कि इस अभिलेख का जो लेखक है, नंबर 1, इस लेखक का नाम रवि कीर्ति है, नंबर 1। नंबर 2, इसकी खास बात यह है कि इसकी जो भाषा है उस भाषा का नाम संस्कृत है। तीसरी खास बात यह है कि इस अभिलेख में किसकी उपलब्धियों का वर्णन है, याद रखिएगा, पुलकेशन सेकंड की विजयों का वर्णन है। जो पुलकेशन सेकंड है की विजयों या उपलब्धियों का वर्णन है, कि विजयों का वर्णन किस अभिलेख में मिलता है, याद रखिएगा, पुलकेशन सेकंड की विजयों का वर्णन है, क्योंकि रवि कीर्ति पुलकेशन सेकंड का दरबारी कवि था। तो पुलकेशन सेकंड का दरबारी कवि कौन था, याद रखिएगा, पुलकेशन सेकंड का कवि था रवि कीर्ति, जिसने इस अभिलेख की रचना की। ये अभिलेख कहाँ से मिला, वेरी इंपॉर्टेंट, ये अभिलेख हमें कर्नाटक से मिला, संस्कृत भाषा में है। इस अभिलेख में 2 चीज़ें और हैं जो आपको जाननी है। क्या? एक तो इस अभिलेख में कालिदास की चर्चा है, बहुत सारे एग्जामों में पूछा गया है, क्या इस अभिलेख में कालिदास की चर्चा है? तो याद रखिएगा, इस अभिलेख में एक तो कालिदास की चर्चा है। कैसे है मैं आपको बताता हूँ। और एक और ख़ास बात है इस अभिलेख की कि अगर कभी पूछा जाए आज के बाद इतिहास में सर्वप्रथम गुर्जर प्रतिहारों का उल्लेख किस में मिलता है, याद रखिएगा, सर्वप्रथम गुर्जर प्रतिहारों का उल्लेख करने वाला यही अभिलेख है। सर्वप्रथम गुर्जर प्रतिहारों की चर्चा भी हमें इसी अभिलेख में मिलती है। अब ये जो कालिदास की चर्चा है वो कैसे है मैं आपको बताता हूँ। जब इस अभिलेख को रवि कीर्ति के द्वारा लिखा गया, रवि कीर्ति कौन है, जो पुलकेशन सेकंड का कौन है, पुलकेशन सेकंड का दरबारी कवि है। पुलकेशन सेकंड ने इस अभिलेख में अपने राजा पुलकेशन द्वितीय की, रवि कीर्ति ने अपने राजा पुलकेशन द्वितीय की विजयों का वर्णन किया है। रवि कीर्ति ने इसे संस्कृत भाषा में लिखा है। संस्कृत भाषा में लिखने के बाद रवि कीर्ति ने अपनी कॉलर को यूं उठाया है और अपने आप पे गर्व करते हुए कहा है कि इस अभिलेख को लिखने के बाद मुझे वही यश प्राप्त होगा जो कालिदास को प्राप्त था, जो भारवी को प्राप्त था। तो कुल मिलाकर रवि कीर्ति ने इस अभिलेख में खुद की तुलना कालिदास और भारवी से की, इसलिए कालिदास का नाम आया है। और इसी समय जो है सर्वप्रथम गुर्जर प्रतिहारों का उल्लेख भी हमको देखने को मिलता है। ये अभिलेख इस बात का प्रमाण है कि हर्षवर्धन की हार हुई थी और पुलकेशन द्वितीय की क्या हुई थी, विजय हुई थी। तो अब मैं आपको यहाँ पे जो लिखा हुआ है रिजल्ट के बारे में बता देता हूँ। आइए इस अभिलेख को भी पढ़ लेते हैं। ऐहोल शिलालेख काव्यात्मक रूप से बताता है कि पुलकेशन द्वितीय ने, ध्यान से सुनना, पुलकेशन द्वितीय के हाथियों को नर्मदा नदी के किनारे विंध्य पर्वतों के पहाड़ों से बचना पड़ा, क्योंकि वे अपने भारी आकार से पहाड़ों से प्रतिस्पर्धा करते थे। मतलब ये कि हर्षवर्धन की जो सेना थी उसमें बड़े बड़े हाथी थे जो विंध्य पर्वतों को पार नहीं कर पाए और उन्हें वहीं पर रुकना पड़ा। इतिहासकार नीलकंठ शास्त्री का अर्थ है कि पुलकेशन ने अपने हाथी बलों को विंध्य के कठिन इलाकों में नहीं भेजा और पैदल सेना के साथ दर्रे की रक्षा की। आगे एल वापट लिखते हैं कि उनके अनुसार शिलालेख से पता चलता है कि पुलकेशन द्वितीय की सेना ने बाद में हर्ष के राज्य पर आक्रमण करने के लिए विंध्य को पार करने की कोशिश की, लेकिन असफल रही। इसका मतलब ये हो गया बच्चों कि हर्ष भी अपने हाथियों को, सेना को आगे नहीं ले जा पाया और हार के लौट आया। और जब दक्षिण से पुलकेशन द्वितीय उत्तर भारत की ओर हमला करता है, उत्तर भारत पर हमला करता है, तो वो भी विंध्य पर्वतों के इन दर्रों को पार नहीं कर पाता, क्योंकि उस समय विंध्य पर्वत के दर्रे कैसे थे, कठिन थे। इस युद्ध का परिणाम क्या रहा? इस युद्ध का परिणाम ये रहा कि हर्षवर्धन को हराने के बाद जो है पुलकेशन द्वितीय ने, याद रखिएगा, एक टाइटल धारण किया जिसका नाम है परमेश्वर, अर्थात महान स्वामी या सीमाओं का स्वामी। ठीक है, और उत्तर हर्षवर्धन को हराने के बाद ये टाइटल धारण किया था। इसके अलावा तो एक जानकारी तो हमें मिलती है ऐहोल अभिलेख से कि हर्षवर्धन की हार हुई थी और पुलकेशन द्वितीय की जीत हुई थी। अब एक अभिलेख हमको और मिलता है राष्ट्रकूटों का। ध्यान से सुनना, ये राष्ट्रकूट कौन है? राष्ट्रकूट जो हैं वो याद रखना, वो वातापी के चालुक्यों को पराजित करने के बाद उनके राज्य पर अधिकार कर लेते हैं। यानी जिस जगह पर वातापी के चालुक्यों का शासन था, पुलकेशन द्वितीय का शासन था, उसी राज्य पर आगे चलकर राष्ट्रकूटों ने अधिकार कर लिया। तो राष्ट्रकूटों ने अपनी कॉलर को उठाते हुए लिखा कि हमने उन्हें हराया है जिन्होंने चोलों को, पांड्यों को और हर्ष को हराया था। यानी वो अपने आप पे गर्व करते हुए कहते हैं कि हमने उनको हराया, हमने कर्नाटक की उस सेना को हराया है जिसने हर्षवर्धन को हराया था, जिसने पांड्यों को हराया था, जिसने चोलों को हराया था। देखिए, कर्नाटक अभिलेखों में यह भी वर्णन है कि उन्होंने वल्लभ या कर्नाटक बल की सेना को पराजित किया जो पल्लवों, पांड्यों, चोलों, हर्षवर्धन और वज्रत पर अपनी विजयों के लिए प्रसिद्ध थी। इस प्रकार चालुक्य शिलालेखों में हर्ष को हराने के दावे की अप्रत्यक्ष रूप से
पुष्टि होती है, यानी राष्ट्रकूट अभिलेख भी इस बात की पुष्टि करते हैं कि हर्षवर्धन को पुलकेशन द्वितीय ने हराया था। मुझे उम्मीद है कि आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। नर्मदा का युद्ध उत्तर भारत के सम्राट और दक्षिण भारत के सम्राट के मध्य लड़ा गया था। 618 और 619 ईस्वी में ये युद्ध लड़ा गया था। इस युद्ध के बारे में जानकारी ऐहोल प्रशस्ति अभिलेख से मिलती है। ऐहोल प्रशस्ति अभिलेख रवि कीर्ति ने लिखा है, जिसमें उसने पुलकेशन द्वितीय की विजय का दावा किया है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये युद्ध अच्छे से समझ में आया होगा। अब आगे हम लोग इस वॉर क्रॉनिकल सीरीज़ में नेक्स्ट किसी वीडियो पर चर्चा करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट करके बताइएगा, और आपको इसमें एक क्वेश्चन और बताना है कि हर्षवर्धन की जो प्रारंभिक राजधानी थी उसका नाम आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, थैंक यू।